एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। आज हम शुरू करते हैं मानव जनन में जो हमारा सेकेंड लेक्चर था, उसमें मनुष्य का नर जनन तंत्र हमने पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन किया था, उसको पढ़ा था। उसके सभी भाग जो भी उसके पार्ट होते हैं, उनकी संरचना, उनके कार्य, जैसे जो मुख्य पार्ट था, मुख्य अंग होता है वो टेस्टिज यानी वृषण होता है, तो वृषण की संरचना वहाँ हो गई थी, उसके कार्य भी पता चल गए। बाकी जो सहायक अंग होते हैं जैसे शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, यूरेथ्रा, ये सब हमने, और जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जैसे अमाइनल वेसाइकल यानी शुक्राशय, उन सब के कार्य और संरचना अब हो गई थी। उसके बाद अब आता है कि हम, यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये सब लिखने के बाद उसका डायग्राम कैसे बनाएं, मनुष्य के मेल जनन तंत्र का यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको आज हम कराएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मनुष्य का मादा जनन तंत्र। तो पहले डायग्राम बनाना सीखिए आप कैसे बनाते हैं। अगर हमने प्रश्न लिखा है और एक सुंदर डायग्राम यदि बनाया है तो हमें नंबर अच्छे मिलते हैं। और कभी कभी होता क्या है, हम चित्र नहीं बना पाते या चित्र बहुत अच्छा नहीं होता, तो फिर कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं और हमारे मार्क कम रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जो जो पार्ट हमने पढ़े हैं, जो पार्ट थे, बस वही पार्ट डायग्राम में दिखाने होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले बनाइए आप यूरेनरी ब्लैडर। ब्लैडर एक बड़े आकार की थैली जैसी संरचना होती है। सबसे पहले बनाइए यूरेनरी ब्लैडर। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। और ये आ गया नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आ गया ये यूरेथ्रा। ये पार्ट हो गया आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास यहाँ बनाइए आप प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो यहाँ आकर ऐसे इसमें खुल जाएंगी यूरेथ्रा में, ठीक है। और बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के पास होती हैं सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल एक थैली जैसी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ ये हो जाएगी ये, और ये भी कहाँ आकर खुलेगी, यहीं पर, यहाँ आकर यूरेथ्रा में ये खुल गई। इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ बनाइए आप, ये यहाँ से हो जाएगा ये आपका हो गया ये पेनिस, ये स्टेशन या पेनिस हो गया आपका। इस तरह से यूरेथ्रा को यहाँ तक मिला दीजिए।
ये कर दीजिए। ठीक, इसके बाद यहाँ बनाइए टेस्टिस, टेस्टिस यहाँ पर, ये एक इधर एक इधर, और दोनों टेस्टिस को बंद कीजिए स्क्रोटल या वृषण कोष में। यहाँ आप क्या जाएंगे, टेस्टिज और टेस्टिज क्लोज हो जाएंगे वृषण कोष में। टेस्टिज ये बनाइए, ये एक टेस्टिज ये और एक वृषण ये, ऐसे वृषण को क्लोज कीजिए। ये हो गया आपका वृषण कोष। ये टेस्टिज के आउटर साइड पर यहाँ पर होती है एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस, या क्या नाम था इसका, अधिवृषण। ये हो गई अधिवृषण। अब अधिवृषण से जो ट्यूब निकलती है वो होती है शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी निकालिए यहाँ से, और करना क्या है, जो यहाँ आएंगे आपकी किडनी, यहाँ ये हो गए आपके किडनी, लेफ्ट और राइट। प्रत्येक किडनी से एक ट्यूब निकलेगी मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी इस प्रकार से यहाँ आकर जो मूत्राशय होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, ब्लैडर में आकर ये अटैच हो जाएगी। ये हो गई। अब जो शुक्रवाहिनी होती है, उस शुक्रवाहिनी एपिडाइमिस से शुरू होती है, और यहाँ इस तरह से इस मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती है, ऐसे, यानी इसके साथ एक बार इसके ऊपर से निकलती है, एक बार इसके नीचे से फंदा बना लेती है, ऐसे इधर से ये भी इधर से चलेगी, इधर से इसके नीचे से एंटर करी यहाँ से, और ऊपर को होकर ऐसे निकल गई। तो दोनों ने क्या बनाया, यहाँ पर एक फंदा बनाया। फिर ये दोनों वाहिनियां, दोनों मूत्रवाहिनियां यहाँ आकर आपस में कनेक्ट होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिस स्ट्रक्चर का नाम था स्खलन वाहिनी। क्या था, स्खलन वाहिनी। लो जी, ब्लैडर अलग कलर का हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़कर स्खलन वाहिनी बना दीजिए। ये जो पार्ट बनाइए, ये स्खलन वाहिनी होगी। ये स्खलन वाहिनी बस यहीं पर खुल जाएगी, यूरेथ्रा में। ये बन गया आपका चाहो तो यूरेथ्रा को आप अलग कलर से दिखा दीजिए। ये यूरेथ्रा, ये हो जाएगा, ये हो गया यूरेथ्रा। और यहीं पर होती हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बाल्बो
यूरेथ्रल ग्लैंड, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट से थोड़ी नीचे थी और यूरेथ्रा में ये खुल रही थी। ये नाम लिख दीजिए इसका, ये क्या है? मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। ये हो गए किडनी। या वृक्क, वृक्क, ये दोनों होती हैं मूत्र वाहिनी यानी रीनल। ठीक है, ये हो गई आपकी, ये हो गया वृषण या टेस्टिस। ये हो गया वृषण कोश, वृषण कोश या स्कॉर्टम। स्क्रोटम। ये होगा आपका सिसन या पेनिस। ये हो गया आपका मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। और ये होगी आपकी शुक्रवाहिनी, शुक्र वाहिनी, या दूसरे शब्दों में कहो तो इसको कह सकते हैं शुक्रवाहिनी को वास डिफरेंस। और क्या रहा? ये होता है शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकल। ये पीले कलर की रही है, एक ये रेड कलर का पार्ट है, एक ये वाइट कलर का पार्ट है, और एक ये है। इन सब के अलग अलग नाम क्या? देखिए, जो वाइट कलर है ये होती है स्खलन, स्खलन वाहिनी। क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। जो पीले कलर का था वो था प्रोस्टेट। क्या नाम? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट। ग्लैंड है ये प्रोस्टेट। जो रेड कलर से बनाई है ये होती है बाल्बो यूरेथ्रल। बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बाल्बो यूरेथ्रल।
बाकी सब हो गया। बस जो ये जो पार्ट है ये ये लिख दो, ग्लांस पेनिस। तो देखिए ये चित्र बन गया, इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये किडनी हो गए। बस किडनी तो इसलिए दिखाए गए ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर ये दोनों ट्यूब किस अवस्था में होती हैं, किस प्रकार एक दूसरे से अटैच होती हैं, मिली हुई होती हैं, इस तरह से फंदा बनाकर रहती हैं। इन्हें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो केवल यहाँ तक दिखा सकते हो, यहाँ से ऊपर को हटा देना, केवल ये नीचे नीचे का दिखा सकते हो। यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो वृषण है वो मुख्य अंग हो गए, मेन ऑर्गन्स। इनमें जेमेटोजेनेसिस होगी, शुक्रों का निर्माण होगा, शुक्राणुओं का, स्पर्म का। वृषण कोष में ये इसलिए बंद है, ये वृषण कोष स्कॉटम है क्योंकि ये इसलिए बंद है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रख सके, और ये उधर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हो गए। एब्डोमिनल कैविटी केवल यहाँ तक है, यहाँ तक है हमारा। उसके बाद ये एपिडिडाइमिस होगी, यानी कॉमा जैसी 6 मीटर लंबी बताई थी आपको, स्पर्म को संचित करती है। इसके बाद स्पर्म यहाँ से होते हुए यहाँ बनेंगे वृषण में, वृषण से निकलकर एपिडाइमिस कुछ समय के लिए संचित होंगे, परिपक्व होंगे, और यहाँ से होते हुए वो इस ट्यूब्स, ये इसका नाम है शुक्रवाहिनी, यानी शुक्र स्पर्म को वाहन करने वाले ले जाकर ये यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट में अस्थायी रूप से संचित हो जाएंगे। जब भी आवश्यकता होगी अर्थात कोपुलेशन के समय यहाँ से पंप कर दिए जाएंगे यूरेथ्रा में। अब स्पर्म को पंप करने से पहले जो बाल्बोयूथ्रिल ग्रंथि है, ग्लैंड है, ये इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी यूरेथ्रा की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारीय मीडियम इसमें रिलीज कर देगी ताकि अम्लीयता दूर हो जा और जो स्पर्म है उनको एसिड से कोई हानि ना हो। तो इस प्रकार आप ये चित्र बना सकते हैं। अब इसके बाद अब आगे देखते हैं हम, जो आज का हमारा है वो है मनुष्य का फीमेल जनन तंत्र। मानव का मादा जनन तंत्र, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार मेल प्रजनन तंत्र में दो प्रकार के अंग थे, एक मुख्य अंग और दूसरे सहायक अंग, एक मेन ऑर्गन्स दूसरे सहायक ऑर्गन्स। तो यहाँ भी फीमेल मनुष्य में भी जो प्रजनन अंग होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, मेल अंग और सहायक अंग। मेल प्रजनन अंग और सहायक यानी मेन और एसेसरी, मुख्य अंग और सहायक अंग। तो दो भाग में डिवाइड कीजिए, कौन कौन से? मुख्य प्रजनन अंग अर्थात मेन ऑर्गन्स, और ये होते हैं सहायक प्रजनन अंग। देखो मुख्य, एसेसरी,
अब फीमेल मनुष्य में जो मेन अंग होते हैं, मुख्य प्रजनन अंग हैं, इनके मुख्य प्रजनन अंग होते हैं अंडाशय। अंडाशय मतलब अंडाशय को कहते हैं ओवरी। ओवरीज एक जोड़ी होती है ना, दो होती हैं। और सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? सहायक अंग होते हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय, यूट्रस कहते हैं, वेजाइना या योनि कह सकते हैं, ये डक्ट होती हैं। ये होती हैं डक्ट, ट्यूब जैसी संरचनाएं। कौन कौन? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को कहते हैं ओविडक्ट। अंडवाहिनी मतलब ओविडक्ट। यूट्रस, वेजाइना। बाह्य अंग होते हैं, तो बाह्य अंग जो होते हैं फीमेल में, बाह्य अंग को कह देते हैं भग, अर्थात वी यू वल्वा। अब जो बाह्य प्रजनन अंग है उसके कई भाग होते हैं। कौन कौन से? लघु, बृहद, 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 भगोष्ठ, लघु, भगोष्ठ, हाइमन, हाइमन कह सकते हैं, या हिंदी में कहेंगे भगसेफ, भग आछंद। और एक होता भग सेफ। अंग्रेजी में कहें तो लेबिया, मेजोरा, लेबिया, माइनोरा, लेबिया, माइनोरा। ये होता है हाइमन। और ये हो गया आपका क्लाइटोरिस। ठीक है, ये हो गए आपके प्रजनन अंग। अब इसके बाद आती हैं ग्रंथियां, जो प्रजनन की क्रिया में सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तो ग्रंथियां होती हैं स्तन ग्रंथि और बर्थोलिन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि को कहा जाता है मेमरी ग्लैंड। और ये होगी बर्थोलिन। अब देखो,
देखिए ये तो मुख्य अंग हो गया, मुख्य अंग, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये हो गई डक्ट, यानी ट्यूब जैसी संरचनाएं, डक्ट। डक्ट होंगी यहां तक, ये नहीं, ये यहां तक ये होगी आपकी डक्ट, ट्यूब जैसी संरचनाएं, नली जैसी संरचनाएं। और ये हो गया आपका बाह्य अंग, ये हो गई ग्रंथि। तो ये क्या है? ग्रंथि। ये हो गई ग्रंथि। ग्रंथियां, ठीक। ये हो गया बाह्य अंग, बाह्य अंग ये। और ये हो गए आपके डक्ट यानी नलिकाएं। डक्ट। DUCTS, डक्ट्स, एक्सटर्नल ऑर्गन और ग्लैंड्स। अब आइए अब स्टडी करते हैं सब एक एक की, 1 बाई 1। तो देखिए सबसे पहला ऑर्गन क्या है? अंडाशय यानी ओवरी। ये फीमेल मनुष्य का मुख्य अंग है, मुख्य ऑर्गन है। संख्या में 1 जोड़ी होते हैं और श्रोणी भाग में यानी उदर गुहा के श्रोणी प्रदेश में, पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी के उदर गुहा के श्रोणी प्रदेश में या पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन उदर गुहा का निचला भाग, हमारे एब्डोमेन का लोअर पार्ट, जहां पर श्रोणी मेखला होती है, उस स्थान पर यूट्रस के पार्श्व में यानी गर्भाशय के पार्श्व में, गर्भाशय के दोनों साइड में स्थित होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। अंडाशय माप जो होती है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी मोटाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर। वेट जो होता है मैक्सिमम 10 ग्राम तक, 6, 7, 8-10 ग्राम के आसपास इनका वेट होता है। छोटी सी ग्रंथीय संरचनाएं हैं। प्रत्येक अंडाशय के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। प्रत्येक अंडाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अंडाशय में जो सबसे बाहर की लेयर होती है, परत होती है, उसको कहा जाता है जर्म एपिथीलियम, जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये क्या है? जर्मिनल एपिथीलियम। सबसे बाहर होता है जर्मिनल एपिथीलियम। ये जो लेयर है यानी अंडाशय की एक्सटर्नल लेयर को जनन एपिथीलियम कहते हैं। इसके अंदर, जनन एपिथीलियम के अंदर होती है एल्बुजिनिया। कौन सी लेयर होती है? एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया। अब एल्बुजिनिया के अंदर जो बाकी एरिया है ये टोटल, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो 3 भाग हो गए। सबसे बाहर जर्म एपिथीलियम, उससे अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, एल्बुजिनिया। और बाकी जो अंदर टोटल पार्ट बचा, ये टोटल पार्ट कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। अब इसका जो ये परिधि वाला भाग है, ये परिधि वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट कहलाता है मेड्यूला। सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग कहलाता है मेड्यूला।
इसके स्ट्रोमा में हजारों लाखों की संख्या में फॉलिकल्स उपस्थित होती हैं, और फॉलिकल्स के बीच बीच में तंत्रिका, लसिका वाहिनी, रुधिर वाहिनी और लिगमेंट टिश्यू, धागे जैसी फाइब्रस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो मुख्य क्या होती हैं इसमें? फॉलिकल्स अर्थात पुटिकाएं, ये होती हैं पुटिकाएं। तो ये क्या नाम बताया आपको? कितने पार्ट हो गए? 3 हो गए ना, एक ये, एक ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, और एक ये पीले कलर का ये हो गया, ये। तो जो पीले कलर का है सबसे बाहर की लेयर है वो है जनन एपिथेलियम। या जर्म एपिथेलियम, ठीक है। ये मध्य का होगा ट्यूनिका, मध्य का क्या है? ट्यूनिका। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। और ये हो गया स्ट्रोमा, जो ग्रीन कलर का है वो हो गया आपका, दोबारा लिखो, ये सही नहीं लिखा गया। जनन एपिथीलियम, जर्म एपिथीलियम कह सकते हैं। उसके बाद फिर भगवा कलर, ये होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद फिर आता है ये, इसका नाम होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, ये हो गई आपकी फॉलिकल या पुटिकाएं। तो अंडाशय संख्या में कितने? 2, यूट्रस के दोनों ओर, एक इस साइड में लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। साइज वेट आपको बता दिया, छोटा साइज होता है बीज की तरह, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर की वाइडनेस चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई, लगभग 5 से 7-8 ग्राम तक, 10 ग्राम तक मैक्सिमम। स्ट्रोमा नामक भाग में बहुत सारी पुटिकाएं होती हैं। जब फीमेल लगभग 12-13 वर्ष की आयु होती है, तो 12-13 वर्ष या 14 वर्ष के बाद उसकी बॉडी में, आपको बताया था, प्यूबर्टी आने लगती है, यौवन आवारंभ प्रारंभ होता है। तो उस समय जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, जो ब्रेन के पास स्थित है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास स्थित है, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन। क्या नाम बताया? पुटिका प्रेरक, शॉर्ट में कहेंगे FSH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो उसके प्रभाव से ये जो पुटिकाएं हैं ये मैच्योर होने लगती हैं, परिपक्व होने लगती हैं, और परिपक्व होने के बाद इन पुटिकाओं से निर्मित होती है द्वितीय उसाइट, द्वितीय अंडाणु, और साथ में बनती है कॉर्पस लुटियम। इस क्रिया को कहते हैं अंडाणु जनन, ओजेनेसिस।
ओजेनेसिस पर विस्तार से चर्चा हम करेंगे युग्मक जनन की क्रिया में, जहां पर युग्मक जनन पढ़ेंगे। अब तो बस हम इसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, संख्या में 2 होती हैं, यूट्रस के पास अर्ब में होती हैं, जनन एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, स्ट्रोमा 3 पार्ट होते हैं। स्ट्रोमा में बहुत सारी पुटिकाएं पाई जाती हैं जो एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से युग्मक जनन द्वारा द्वितीय उसाइट का या सेकेंडरी उसाइट का निर्माण करती हैं। और यह निर्माण जो होता है 1 by 1 प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर, पहले मान लीजिए पहले लेफ्ट ओवरी से हुआ तो बाद में राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, इस प्रकार होता रहता है। तो ये होती है अंडाशय। इसके साथ साथ जब अंडाणु जनन होता है तो उसमें जो कार्पस लुटियम बनती है, जो कार्पस लुटियम बनती है अंडाणु जनन के समय, उससे हार्मोन रिलीज और होता है, और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। टेस्टिस से कौन सा हुआ था, एंड्रोजन। दोनों में डिफरेंस याद रखना, नाम में बस थोड़ा सा अंतर, ये होता है एस्ट्रोजन और उससे हुआ था एंड्रोजन। तो यहां एस्ट्रोजन लिखना है आपको। हार्मोन रिलीज होता है एस्ट्रोजन, जो नारी विकास हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये हार्मोन फीमेल मनुष्य में या मादा मनुष्य में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, द्वितीय लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, जो प्यूबर्टी के समय बॉडी में डेवलप होते हैं। यौवना आरंभ होने पर जो बॉडी में विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। जैसे जो ये सब जो बाह्य प्रजनन अंग हैं, ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं, स्तन ग्रंथियां वृद्धि करती हैं। तो ये सारी चीजें ये कहलाती हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो कौन करता है इसको, एंड्रोजन, वो एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके साथ साथ एक हार्मोन अंडाणु जनन के समय ओवरी से और रिलीज होता है, जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन का कार्य होता है प्रेगनेंसी स्टेज को, यानी यूट्रस को, भ्रूण को डेवलप करने के लिए, या दूसरे शब्दों में, कम शब्दों में कहें तो गर्भावस्था को बनाए रखने में हेल्प करना। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो अंडाशय में क्या हुआ, इसके कार्य हो गए। पहला फर्स्ट कार्य क्या है, युग्मक जनन, अर्थात युग्मक का निर्माण, फीमेल जैमीट का निर्माण। क्या नाम उस क्रिया का, जैमेटोजेनेसिस का, अंडाणु जनन। कम शब्दों में कह सकते हैं कि ओवरी या अंडाशय अंडाणु जनन क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती है, जो द्वितीय उसाइट के रूप में डेवलप होते हैं। पुटिकाएं प्रेरक होकर ये कार्य करती हैं। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जो फीमेल मनुष्य में द्वितीय लक्षणों का या द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। 3 भाग इसके होते हैं, जनन एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और स्ट्रोमा। तो इस प्रकार हम अंडाशय का वर्णन करेंगे। अंडाशय के बाद अब आता है जो नलिकाएं होती हैं, यानी सहायक अंग होते हैं। सहायक अंगों में अंडवाहिनी या ओविडक्ट, प्रत्येक अंडाशय से, यूट्रस की दोनों साइड में अंडाशय हैं, ये अंडाशय यूट्रस के साथ भी अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, और उदर गुहा के साथ भी जुड़े होते हैं। तो सहायक अंगों में आती है अंडवाहिनी ओविडक्ट, यानी प्रत्येक अंडाशय से एक ट्यूब जैसी संरचना निकलकर गर्भाशय से या यूट्रस से अटैच होती है, जुड़ती है, जिसे ओविडक्ट या अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी के, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी ओवरी। क्या है ये है ओवरी। इस ओवरी के साइड से, इस तरह से, यहां से एक
ये नली निकलेगी, ये ट्यूब, ये, और ये जो ट्यूब होगी ओवरी से यूट्रस तक जो ट्यूब जाएगी, उस ट्यूब को कहा जाता है ये इधर जुड़ गई यूट्रस से, गर्भाशय से। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। इसको कहते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। अब देखिए इसके 3 भाग हैं। एक पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, और तीसरा भाग ये है। कितने भाग हो गए? 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला भाग है, जो ओवरी के पास है, अंडाशय के पास है, उस भाग को कहते हैं फिब्रिल फनल, यानी कीप जैसी स्ट्रक्चर है, कीप जैसी संरचना है, और जिसमें से झालर जैसी, फिब्री जैसी स्ट्रक्चर यहां पर ये इस तरह से बनी हुई है। क्या कार्य है इन फिब्री का? इस झालर जैसी स्ट्रक्चर का क्या कार्य है? ओवरी से क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी उसाइट, यानी कम शब्दों में कहो तो अंडाणु, फीमेल जेमिटोफाइट, फीमेल जेमीट डेवलप होगा। यानी जो अंडाणु जनन के बाद ओवरी के पुटिका परिपक्व होगी, कॉर्पस लुटियम का निर्माण करेगी। जब कॉर्पस लुटियम फट जाएगी तो उससे सेकेंडरी उसाइट अंडाणु के रूप में बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो मटेरियल बचेगा वो हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी बाद में। उसको कहेंगे एक स्पॉट के रूप में वो डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। कॉर्पस लुटियम जो होती है वो फट जाती है। फटने के बाद उसाइट को क्या करेगा? वो रिलीज कर देगा। अब उस उसाइट को, यानी उस अंडाणु को, ये ओवरी से अंडाणु कहाँ आया? बाहर आ गया। ओवरी से अंडाणु ये यहां आया, यहां। तो ये फिब्री उसको रिसीव करके, पकड़कर, ग्रहण करके कहां ट्रांसफर करेंगे? इस ट्यूब में, यहां पर। तो ये पहले भाग का कार्य क्या हुआ? अंडाणु को ग्रहण करना, क्योंकि इसमें अंदर सीलिया जैसी स्ट्रक्चर होती है, सीलियरी मूवमेंट होती है, सीलिया की गति होती है, और अंडाणु जो होता है इसमें से, यहां से होता हुआ 2 नंबर में ट्रांसफर हो जाता है। तो पहला जो ओविडक्ट है, अंडवाहिनी, उसका पहला भाग क्या होता है? फिब्रियड फनल या झालर युक्त कीप, फनल कहते हैं उसको। ये दूसरे पार्ट को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसका नाम बहुत बार आपने सुना होगा कि मनुष्य में कई बार प्रश्न आते हैं, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या है फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन नली, अंडवाहिनी का मिडल पार्ट, मध्य भाग, दूसरा भाग। ये अंडाणु यहां से ट्रांसफर होकर यहां पहुंच जाता है, और यहां पर इसमें शुक्राणु आकर इससे मिलता है, यानी निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो ये बाकी भाग से थोड़ा चौड़ा होता है, ताकि यहां फर्टिलाइजेशन के लिए उचित स्पेस, उचित स्थान मिल सके। तो अंडवाहिनी का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है इस्मथ। इसको क्या कहते हैं? इस्मथ। और इस्मथ जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जोड़ने का कार्य करती है। क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहां पर, तो ये जो यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद विदलन की क्रिया प्रारंभ होगी, क्लेवेज होगा। जाइगोट से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 8, 16, 32, और 16 या 32 कोशिकाओं की एक गोल संरचना बनेगी, जिसको कहेंगे मोरूला। तो मोरूला यहां से, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो मोरूला डेवलप हुआ यहां हुआ, तो यहां से वो इससे होता हुआ यूट्रस में ट्रांसफर हो जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर देखिए, अंडवाहिनी के कितने भाग? 3। जो भाग ओवरी के पास है, अंडाशय के पास है, वो कीप जैसी संरचना है, और उस पर भी झालर जैसी फाइब्रस लगे हुए हैं, जिसको कहते हैं फिब्रेड फनल। उसे कीपिका या मुखिका कह सकते हैं, कम शब्दों में मुखिका शब्द भी यूज होता है उसके लिए। फिब्री मुखिका, यानी झालर युक्त मुखिका। क्या कार्य है? अंडाणु को रिसीव करना, ग्रहण करना। फिर दूसरा भाग फैलोपियन नली, ये इंपॉर्टेंट है, फैलोपियन। मध्य भाग फैलोपियन ट्यूब।
थोड़ा चौड़ा होता है। कार्य क्या है? फर्टिलाइजेशन के लिए स्थान उपलब्ध कराना, ताकि आसानी से फर्टिलाइजेशन हो सके। तीसरा भाग इस्मथ, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा, जो भ्रूण डेवलप होगा, उसको फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचाना। तो ये हो गया आपका अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद ये अंडाशय हो ही गया आपका। अंडवाहिनी के बाद आता है यूट्रस, गर्भाशय। देखिए दोनों अंडवाहिनियां इस्मथ के बाद चौड़ी होकर आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर एक नाशपाती जैसी, ये शंकु के आकार की संरचना बनाती हैं। दोनों अंडवाहिनियां आपस में जुड़ेंगी और जुड़कर क्या बनाएंगी? शंकु के आकार की। मान लीजिए ये ओवरी और एक ओवरी, ये ठीक, दोनों ओवरी से क्या निकली थी? ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब ये चली गई ना, एक ये चली गई, एक ये चली गई, एक ये चली गई। अब ये दोनों क्या करेंगी? एक कैसी संरचना बनाएंगी? शंकु के आकार की। यानी ऊपरी सिरा ये थोड़ा चौड़ा हो गया और निचला सिरा थोड़ा पतला हो गया। ये रफ चित्र बना रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, फेर नहीं है, फेर बाद में बनाएंगे। तो ये दोनों अंडवाहिनियों ने, ये अंडवाहिनी, दोनों अंडवाहिनियों जुड़कर ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये टोटल स्ट्रक्चर कहलाती है यूट्रस या गर्भाशय। इसके 3 भाग होते हैं। जो ये चौड़ा भाग है ऊपर का, ये इस पार्ट को कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं इसको? बॉडी या काय। बॉडी की हिंदी काय होती है, शरीर। तो ये हो गई इसकी क्या? बॉडी। ठीक है। ये जो भाग है ये नली सी होगी ना नीचे को, इस नली से भाग को कहते हैं ग्रीवा, नेक, गर्दन, ग्रीवा, नेक। और नेक के बाद इसका जो मुख होता है, यूट्रस का जो क्या होता है? माउथ होता है, मुख होता है, वो थोड़ा और यहां आकर और इस तरह से एक लूप जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ छोटा सा छिद्र रहता है बस, बाकी ये क्लोज हो जाता, मासल हो जाता थोड़ा सा। तो इस पार्ट को कहते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस के 3 पार्ट, बॉडी, ग्रीवा और सर्विक्स। क्या किससे बनता है ये? दोनों ओविडक्ट, दोनों अंडवाहिनी आपस में संयुक्त होकर यूट्रस का निर्माण करती हैं। इसकी 3 लेयर्स, थर्ड लेयर बहुत मजबूत पेशियों से बनी हुई लेयर होती है ये, और ये लगभग एक थैले जैसी संरचना है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है। और इसका कार्य होता है भ्रूणीय परिवर्धन के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय भ्रूण को या गर्भ को पोषण प्रदान करना, उसको डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, और उचित वातावरण, जैसी कंडीशन, जैसी परिस्थिति, जैसा इन्वायरमेंट उस एम्ब्रियो को, उस भ्रूण को चाहिए डेवलप होने के लिए, ये सब उपलब्ध कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूट्रस की। तो यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये बात हो गई गर्भाशय की। गर्भाशय के बाद आती है वेजाइना, योनि। यह है यूट्रस से नीचे। कहां से? यूट्रस से नीचे, यहां, यूट्रस की मुखिका से नीचे, यहां, यूट्रस की मुखिका से नीचे लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी पेशियों से बनी एक मजबूत ट्यूब जैसी संरचना है, नली जैसी संरचना है। और इस नली जैसी संरचना को मनुष्य का कोपुलेटरी चैम्बर अर्थात मैथुन कक्ष भी कहते हैं, और इसी को बर्थ कैनल भी कहा जाता है, क्योंकि भ्रूणीय परिवर्धन कंप्लीट होने के उपरांत शिशु का जन्म इसी मार्ग से होता है। तो इस मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? वेजाइना कह सकते हैं, कोपुलेटरी चैम्बर या मैथुन कक्ष कह सकते हैं, या फिर बर्थ कैनल, जन्म मार्ग कहा जाता है। मसल्स या पेशियों से बनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है, जिसका ऊपरी सिरा यूट्रस के साथ, ये यूट्रस के सर्विक्स के साथ अटैच होता है, सर्विक्स के साथ जुड़ा होता है, और निचला सिरा, इस ट्यूब का निचला सिरा
फीमेल जेनिटियल पोर, फीमेल जेनिटियल पोर या मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। कार्य बताई दिया, इसका कार्य होता है बर्थ कैनल के रूप में, शिशु जन्म के समय बर्थ कैनल का कार्य करती है, और ह्यूमन द्वारा या ह्यूमन के कोपुलेशन द्वारा स्पर्म को रिसीव करना, यहां से स्पर्म को रिसीव करना। स्पर्म इसी मार्ग से होते हुए, यूट्रस से होते हुए यहां फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। ये इसका कार्य है, स्पर्म को रिसीव करना कोपुलेशन के समय, और भ्रूणीय परिवर्तन के कंप्लीट होने पर, पूरा हो जाने पर क्या करते हैं, शिशु जन्म के लिए मार्ग प्रदान करना। ये कार्य होता है वेजाइना का। तो ये नलिकाएं होती हैं, डक्ट हो गई। डक्ट के बाद अब क्या आता है, एक्सटर्नल ऑर्गन, बाह्य प्रजनन अंग, ये होते हैं, इसे भग या वल्वा कहते हैं, और इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक बार देखते हैं। ये सभी पार्ट, भग के, वल्वा के सभी पार्ट फीमेल जेनिटियल पोर, फीमेल जेनिटियल पोर या मादा जनन छिद्र के एवन लब के रूप में उपस्थित होते हैं, या इसका बाह्य प्रकोष्ठ बनाने का कार्य करते हैं। इन अंगों से बने टोटल बाह्य प्रकोष्ठ को ही, बाह्य भाग को ही भग या वल्वा कहते हैं। बृहद भगोष्ठ, ये मसल्स से बने, मांसपेशियों से बने बड़े आकार के, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मसल्स से बने, मांसपेशियों से बने या अनैच्छिक पेशियों से बने 2 मासल लिप्स जैसी संरचनाएं होती हैं, जो आउटर साइड में फीमेल जेनिटियल पोर, फीमेल जेनिटियल पोर, लघु भगोष्ठ, हाइमन, क्लाइटोरिस और यूरिन पास करने की, यानी यूरिन मार्ग या मूत्र मार्ग को कवर्ड करती हैं। लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ फीमेल जेनिटियल पोर को कवर्ड करने वाले मांस से बने या मासल से बने, मांसपेशियों से बने स्मॉल लिप्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। भग आछंद, वेजाइना के बाहर आउटर पोर पर स्थित, या दूसरे शब्दों में कहें तो वेजाइना का एक्सटर्नल ओपनिंग या फीमेल जेनिटियल पोर के समीप एक लेयर्स प्रेजेंट होती है, लेयर्स उपस्थित होती है, जिसमें केवल एक माइक्रोपोर होता है, ताकि मेन्स्ट्रुअल साइकिल के समय जो ब्लीडिंग होती है वो यहां से आउट हो सके। तो ये एक पर्दे के रूप में, परत के रूप में एक लेयर पाई जाती है, जो जेनिटियल पोर से थोड़ा वेजाइना में होती है, उसको कहा जाता है हाइमन। ये सिंगल सेल लेयर हो सकती है। क्लाइटोरिस बगसेप, बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ दोनों के अपर जॉइंट पर, ऊपरी जॉइंट पर, ये बृहद भगोष्ठ और ये लघु भगोष्ठ, इनके वृहद जॉइंट पर एक उच्छाइस ऑर्गन होता है, या एक कुंडलीय ऑर्गन होता है, या एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें बहुत सारी नर्व्स उपस्थित होनी, प्रेजेंट होती हैं, जिसको कहा जाता है क्लाइटोरिस। ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है। तो इसके बाद ग्लैंड्स आती हैं, ग्रंथियां। तो फीमेल जेनिटियल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियां, ये स्वेद ग्रंथियों का परिवर्तित रूप है। स्किन की स्वेद ग्रंथियां तेल ग्रंथियों का एक प्रकार से परिवर्तित रूप है, मेमरी ग्लैंड के रूप में। प्रत्येक मेमरी ग्लैंड, मनुष्य में इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, कुछ स्तनधारियों में ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन मनुष्य में इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, जो मनुष्य के, फीमेल मनुष्य के वक्ष भाग पर
वक्ष भाग पर बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के दो भाग होते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक मांसल भाग जो वसा और संयोजी ऊतक से बना होता है उसको कहते हैं एरियोला या स्तन परिवेश। स्तन परिवेश और स्तन परिवेश में एक आउट ग्रोथ होती है, बाह्य अतिवृद्धि होती है जिसको कहते हैं निप्पल। इसमें बहुत सारी लैक्टिफेरस वाहिनियां एलोविलाई उपस्थित होती हैं। एलोविलाई में मिल्क का निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है और लैक्टिफेरस वाहिनियों से होता हुआ शिशु जन्म के बाद ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसका स्तन ग्रंथि का कार्य होता है शिशु जन्म के बाद नवजात शिशु के पोषण के लिए एक पोषक माध्यम अर्थात मिल्क का स्राव करना, मिल्क को रिलीज करना, ये इसका कार्य होता है। कभी कभी एक दो बार प्रश्न आता है मिल्क क्या है, दूध क्या है। तो क्या है, यानी स्तनधारियों के स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक ऐसा पोषक माध्यम, स्तनधारियों की स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक ऐसा पोषक माध्यम जो नवजात शिशु के पोषण का कार्य करता हो, मिल्क कहलाता है। तो मिल्क कौन रिलीज करता है, मैमेरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। और लास्ट में ये आती है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड लेबिया मेजोरा वृद्ध भगोष्ठ पर स्थित होती है और एक ट्यूब द्वारा, वृद्ध भगोष्ठ तो बाहर होते हैं, एक ट्यूब द्वारा, नली द्वारा वेजाइना में ओपनिंग होती है, खुलती है। इससे एक क्षारीय माध्यम रिलीज होता है, यानी एक क्षारीय लिक्विड या क्षारीय माध्यम, क्षारीय मीडियम, क्षारीय पदार्थ रिलीज होता है जो कोपुलेशन से पूर्व, मैथुन से पूर्व वेजाइना की अम्लीयता को समाप्त कर देता है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो इफेक्टेड नहीं होते, उन पर अम्लीयता का या एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता और वो जीवित रहते हैं और आसानी से वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ बर्थोलिन ग्लैंड से ही लुब्रिकेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्नेहक पदार्थ रिलीज होते हैं। तो ये आज हमने आपको बताया मनुष्य का फीमेल जनन तंत्र। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। आपको ये मुख्य अंग ओवरी और इन सब के बारे में इनके कार्य बताइए, स्थिति बताइए। उसके बाद लिखने के बाद फिर इसका भी एक सुंदर सा चित्र हम कल आपको बनवा देंगे। इसमें जो मुख्य आपको याद रखना है, ओवरी, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और वल्वा और स्तन ग्रंथि, ये मुख्य हेडिंग है इसकी। 4-5 हेडिंग इधर हो जाती हैं, एक वो हो जाती है। और जैसा कि पहले बताया था 2-3 हेडिंग आप पहले लिख दीजिए, फिर बीच में डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद 2-3 हेडिंग बाद में लिख दीजिए, जैसा भी उचित लगे। तो इस प्रकार आसानी से हम इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी इससे आगे इसका डायग्राम हो जाएगा। और इसके बाद आती है युग्मक जनन। जैसे हमने पौधों का जो लैंगिक जनन पढ़ा था तो उसमें पहले पुष्प की संरचना पढ़ी थी। पुष्प की संरचना में दोनों ऑर्गन आए थे, मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन। तो ऐसे भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अलग अलग होते हैं, हमने मेल ऑर्गन की स्टडी कर ली, फीमेल ऑर्गन की स्टडी कर ली। उसके बाद वहाँ क्या हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ भी इसी प्रकार युग्मक जनन की क्रिया होगी, यानी जिसमें शुक्र जनन होगा और अंडाणु जनन होगा। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा मनुष्य में शुक्र जनन और अंडाणु जनन, अर्थात ह्यूमन में जेमिटोजेनेसिस या मनुष्य में युग्मक जनन की क्रिया। और इसका हम डायग्राम बनवा देंगे आपको कल। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे साथ। ये हो गए आपके 2 पेज हो गए। हाँ 2 पेज हैं बस।